जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन और इसकी प्रक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो संविधान संशोधन है ना, वह हमारे संविधान के भाग 20 में दे रखा है। कौन से भाग में? भाग 20। कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? अनुच्छेद 368। यह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, यह हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली है। कई बार स्रोत पूछा जाता है ना, वो आप याद रखिएगा। अब यहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, यानी कोई राज्य का विधानमंडल इसे शुरू नहीं कर सकता है। यहीं पर आगे देखिए कि ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अधिकार है, वह संसद के दोनों सदन को समान है। यानी यह प्रक्रिया लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं या राज्यसभा में भी, कहीं से भी शुरू करो, कोई इश्यू नहीं है। एक चीज और देख लीजिए कि सदन की तो बात हो गई। अब इस विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में भी और गैर सरकारी विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक यानी कोई भी मंत्री, संघीय सरकार का कोई भी मंत्री इसे प्रस्तुत कर सकता है, और गैर सरकारी विधेयक यानी मंत्री के अलावा कोई भी सांसद अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे किसी दल की सरकार है या किसी गठबंधन की सरकार है और उनका वह सांसद जो मंत्री नहीं है, वह भी अगर कोई विधेयक पेश करता है तो वह क्या माना जाएगा? गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक सिर्फ और सिर्फ वही है जो कोई मंत्री प्रस्तुत करता है। अब इसी में आगे देख लीजिए कि गतिरोध। आप जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित कराना अनिवार्य है। यहां गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं है। यहां पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है कौन से अनुच्छेद में है? 108 में। तो अन्य जो विधेयक है उनमें गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन संविधान संशोधन की इस मामले में, इस मैटर में अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो विधेयक खारिज माना जाएगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब आप पूछेंगे गतिरोध क्या होता है? संसद के दोनों सदन में से एक सदन में पारित हो जाए और दूसरे में खारिज हो जाए, गतिरोध हो गया। एक सदन में पारित हो गया और दूसरे सदन में 6 महीने से भी अधिक समय तक लंबित पड़ा हुआ है, यानी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो इस स्थिति को क्या माना जाता है? गतिरोध। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन से पारित हो गया है ना। अब राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए गया, तो दोनों बात है कि राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति भी जरूरी नहीं है, और पारित हो जाए उसके बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, न इस पर अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, यह व्यवस्था, यह प्रावधान कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन, 24th अमेंडमेंट कब हुआ है? 1971 में। अब हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? याद रखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन में बहुत ही सरल है और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यंत कठिन है। हमने मध्य मार्ग चुना। हमने क्या चुना? सम्मिश्रण चुना, कि न तो हमने क्या कर दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आसानी से संशोधन हो जाते हैं और कुछ में कठिन। अब यहां पर देख लीजिए कि भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 तरह से संशोधन कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है साधारण बहुमत। यहां पर याद रखिए, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि जितनी गणपूर्ति है ना, नॉर्मली आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन में गणपूर्ति कितनी है? 1/10। 1/10 के लिए एक और शब्द क्या आता है? 10%। अब गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि न्यूनतम इतने सदस्य, 1/10 सदस्य, कुल सदस्य का 1/10वां भाग या इससे अधिक होने पर ही बैठक की कार्यवाही मान्य होगी, अन्यथा सदन स्थगित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो गणपूर्ति होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो 543 का 10% क्या होता है?
54.3, या तो ये हो या इससे अधिक। तो अपने यहाँ पर गणपूर्ति कितनी मानी जाएगी लोकसभा में? कम से कम 55 सदस्य, 55 सदस्य हो तो ही कार्यवाही शुरू होगी। अब कार्यवाही शुरू हुई, उस दिन जितने सांसदों ने वोट दिया लोकसभा में उसका कम से कम आधा, यानी अगर मान लीजिए कि 300 ने वोट दिया तो 151 अगर जिस फेवर में वोट देंगे वो पारित माना जाएगा। ये होता है साधारण बहुमत। यह जो इस तरह से जो परिवर्तन किए जाते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं होते हैं ये, लेकिन इनका संवैधानिक महत्व होने के कारण इनको संविधान संशोधन की कैटेगरी में रखा गया। फिर से बता रहा हूं, इनको संविधान संशोधन नहीं माने जाते। जो हम पढ़ रहे हैं कि अभी तक इतने लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं, इतने संशोधन हुए तो 1 2 3 4 इस तरह से पढ़ते हैं ना, ये उस काउंटिंग में नहीं आते हैं। फिर दूसरा जो संशोधन का प्रकार, ये तो हो गया सबसे सरल। अब दूसरा जो संशोधन का प्रकार है वह है विशेष बहुमत से संशोधन करना। अब विशेष बहुमत में क्या होता है, याद रखिए कुल का तो बहुमत होना चाहिए, यानी जिस सदन में यह संविधान संशोधन प्रक्रिया चल रही है वहां पर उस प्रस्ताव पर कुल का बहुमत। अब जैसे लोकसभा में कुल सदस्य भी अपना पड़ा 543 है, तो ये तो हो गया कुल टोटल। अब इसका बहुमत कितना होता है 272, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने लोगों ने वोट दिया उसका 2/3 है ना। अब उस 2/3 जो उस दिन की काउंटिंग के अनुसार जो हो रहे हैं और कुल का बहुमत 272, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होंगे उतने वोट पक्ष में डलने पर ही प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ये तो कहां हो गया लोकसभा के लिए। अब राज्यसभा के लिए अपन जानते हैं भले कुल सदस्य 250 है पर वर्किंग में कितने हैं 245, तो यहां पर बहुमत कितने पर होगा 123, यानी कुल का बहुमत तो क्या हो गया 123, और उस दिन जितने सांसदों ने राज्यसभा में वोट किया उसका 2/3, उन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उतने वोट डलने पर ही प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और तीसरा याद रखिए जो बहुत ज्यादा जटिल संशोधन माना जाता है वह है जब हमको संघीय व्यवस्था से संबंधित किसी मैटर में संशोधन करना हो। यहां पर आप देख लीजिए संघीय व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन करने पर ये जो विशेष बहुमत ये तो लागू हो गई होगा, यानी कुल का बहुमत और उपस्थित का यानी वोट देने वालों का 2/3, इतने वोट तो डलने ही डलने। इसके साथ ही कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन या समर्थन या सहमति या पारित, शब्द परीक्षा में कोई भी आवे तो कम से कम आधे राज्य। अभी हमारे पास कितने राज्य 28, अब आधे कितने होते हैं 14 राज्य, उनके विधानमंडल। अब आपको बता दूं सभी राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद दोनों नहीं है, लेकिन सभी में विधानसभा जरूर है। और वैसे भी विधान परिषद के पास अधिकतम 4 महीने की विलंबकारी शक्ति है ना, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर विधान परिषद मतलब विधानमंडल परीक्षा में लिखा हुआ नहीं आवे और केवल विधानसभा भी आवे तो भी आपको सही करना है। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल या विधानसभा की सहमति। सहमति का मतलब क्या है कि उन राज्यों में गणपूर्ति के बाद उस दिन जितने सदस्य जितने विधायक वोट करते हैं उसका आधे से अधिक पक्ष में वोट डलने चाहिए। यह जटिल प्रकार का है। याद रखिए भारत में तो व्यवस्था कितनी है, कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए। वहीं अमेरिका में 3/4 यानी 75% राज्यों की सहमति चाहिए। अब मैं कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट है। गोरखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, यह वाद हुआ था 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला इसमें क्या आया कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह अनुच्छेद 13/2, हो सकता है परीक्षा में केवल अनुच्छेद 13 ही आवे तो भी चलेगा है ना, के क्षेत्र में आने वाली विधि है। यानी संविधान संशोधन विधेयक को भी अनुच्छेद 13/2 या अनुच्छेद 13 के तहत विधि माना गया। अब आपको बता दूं अनुच्छेद 13 क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, यानी इनकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि 24वां संविधान संशोधन आया, कब आया 1971 में। इसमें संसद ने यह प्रावधान किया कि मतलब ये गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसे पलट दिया कि इन संशोधन अधिनियम को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। और साथ ही इसके द्वारा क्या कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति जी के उस पर हस्ताक्षर करना
अनिवार्य है। यह प्रावधान कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1971 में। फिर कोर्ट में केस गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 1973 का मैटर है और यह भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की जो व्यवस्था उसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाला वाद रहा है। इसके तहत क्या फैसला आया कि संसद संविधान प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यहां पर याद रखिए कि मूल ढांचे के लिए परीक्षा में शब्द आधारिक लक्षण भी आ सकता है, आधारभूत लक्षण भी आ सकता है। साथ ही यह भी मान लिया गया कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक है यह अनुच्छेद 13 के तहत विधि के उसमें भाग में नहीं मानी जाएगी। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में यही है कि संसद प्रस्तावना हो, मूल अधिकार हो, कुछ भी हो, पूरे संविधान में संशोधन कर सकती, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचे के विपरीत नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे जैसे मैटर आएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, उसकी लिस्ट में आपको अभी जस्ट बता रहा हूं। इसके साथ ही और क्या फैसला आया कि संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम और संविधान सभा को निर्देश करने की या यह प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं रहेगी, संविधान संशोधन से ही काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, यह जो पहला प्रकार था ना, जो केवल साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता था, उनमें कौन कौन से विषय हैं? तो पहला विषय है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या राज्यों के नामों में परिवर्तन। यह आर्टिकल 4 से संबंधित है। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, आर्टिकल 169। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें विधानमंडल यानी विधानसभा, मंत्रिपरिषद इनका सृजन करना, जो अनुच्छेद 239 का 2 से संबंधित है। पांचवी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन दे रखा है, पांचवी अनुसूची का पैरा 7। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें पैरा 21 दे रखा है। ये जो इनसे संबंधित जो भी संशोधन या फेरबदल होता है वह साधारण बहुमत से होते हैं। मैं फिर से बता चुका हूँ कि इनका संवैधानिक महत्व है, लेकिन यह संविधान संशोधन की गिनती में काउंट नहीं होते हैं। अब जो हमने पढ़ा था कि जिन्हें विशेष बहुमत से संशोधन करने की जरूरत है, उनमें कौन कौन मैटर शामिल है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो पहली और तीसरी अनुसूची के अलावा है, यानी पहली और तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि वे सारे जो संघीय ढांचे से संबंधित है ना, हमारी संघीय व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें विशेष बहुमत प्लस न्यूनतम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। वो कौन कौन से मैटर है, अब जरा हम उनको देख लेते हैं। उसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जिसमें अनुच्छेद 54 और 55 शामिल है। संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो अनुच्छेद 73 और 162 162 से संबंधित है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनसे संबंधित अनुच्छेद है 241, भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5। संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण, भाग 11 का अध्याय 1। 7वीं अनुसूची की कोई सूची, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, जिससे संबंधित अनुच्छेद 80 है, 81 है और चौथी अनुसूची है। स्वयं अनुच्छेद 368 के उपबंध, इनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम
आधे राज्य की विधानमंडलों या विधानसभाओं की सहमति अनिवार्य है। अब देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहले देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन क्या है? संविधान का संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है। दूसरा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच असहमति है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। चौथा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब जो भी आपने तुरंत पूरी क्लास पढ़ी है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कथन 1 और कथन 2 सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा है? सेकंड वाला ऑप्शन। यानी यह जो संशोधन कर रहे हैं वह संसद की संविधायी शक्ति है और संसद के किसी भी सदन में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि संयुक्त बैठक का तो कोई प्रावधान है ही नहीं और राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए लौटाने या निषेधाधिकार यानी वीटो की भी पावर नहीं है। अब ये क्वेश्चन हल करने से पता है क्या होगा? आप लोगों को एग्जाम में किस लैंग्वेज का प्रयोग करके और कितना घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो पहला देख लीजिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। यह भी हम जानते हैं कि सही है, क्योंकि जो सबसे पहली है ना साधारण बहुमत, उसको हम संशोधन में नहीं मानते हैं, केवल उनका संवैधानिक महत्व है। दूसरा ऑप्शन क्या है? संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा क्या है? संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में मत विभाजन अनिवार्य है। तो हम पढ़ चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, दोनों में अलग अलग पारित कराना जरूरी है। चौथा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। हम जानते हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? मतलब ये जो चौथे ऑप्शन में दे रखा है ना, यह कथन त्रुटिपूर्ण है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक संशोधनों के संबंध में सही कथन को पहचानिए। पहला कथन है, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में हम इसको रख सकते हैं। दूसरा, यह ध्वनि मत से पारित किया जा सकता है। नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि अलग अलग दोनों सदनों में बाकायदा वोटिंग होगी और 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। ध्वनि मत से थोड़ी ना पता चलता है कि कितने लोग पक्ष में और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो यह गलत है। तीसरा क्या है? यह संसद की संविधायी शक्ति है, न कि विधायी शक्ति। तो यह सही है। हम अभी पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन संसद की संविधायी शक्ति है। चौथा, संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं है। यह भी गलत है। संवैधानिक संशोधन का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। यानी हमारा उत्तर क्या है? कथन पहला और कथन तीसरा दोनों सही है। और ये दोनों कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? दोनों ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। तो इसमें सीधा ऑप्शन 4 जो दे रखा है ना, अनुच्छेद 368, वही ही सही है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो पहले ही ऑप्शन सही, आर्टिकल 368। अब देखिए, नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है? पहला दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यह भी सही है। और तीसरा है 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची। इन तीनों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति जरूरी है। जो चौथा दे रखा है ना, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह साधारण बहुमत से ही हो सकता है। अतः हमारा उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और यह दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में।
इसी तरह से नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, दूसरा है राज्यसभा द्वारा, तीसरा है राज्य विधानमंडलों द्वारा और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। अब हमसे पूछा गया कौन से कथन सही है। तो आप जानते हैं कि संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती, दोनों को समान अधिकार है। राज्य विधानमंडलों को कोई पावर है ही नहीं और राष्ट्रपति से न तो पूर्व स्वीकृति ली जाएगी, है ना, वह तो केवल जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए तब वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, न ही निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग कर सकता है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है साधारण विधेयक, नहीं। दूसरा है धन विधेयक, नहीं। तीसरा है वित्त विधेयक, नहीं। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। यह बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। साधारण विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक यह साधारण बहुमत से ही पारित हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।